हमारी जो सीरीज चल रही थी वो नाउन से होते हुए प्रोनाउन तक आई, और प्रोनाउन के बाद में हम प्रोनाउन के जो टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं उसमें आखिरी कुछ जो टाइप्स रह जाते हैं हमारे पास में उनको डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें मैंने कुछ प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो है मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन की कुछ बेसिक जो फॉर्मल बातें हमारे पास में है उनको हमने डिस्कस किया था, किस प्रकार से उसका बिहेवियर होता है, क्या उसकी फंक्शनिंग होती है, क्या उसकी स्क्रिप्टिंग होती है रिलेटिव प्रोनाउन की, क्यों रिलेटिव प्रोनाउन कितना इंपॉर्टेंट है ना। बाकी जितने भी हमारे पास में प्रोनाउन होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मोस्ट जो इंपॉर्टेंट हमारे पास जो प्रोनाउन है, हालांकि वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, बट उसके बावजूद अगर हम किसी को प्रेफरेंसेस के बेसिस पे रैंकिंग करना चाहें तो हमारे पास सबसे पहले जो आता है, जो इररेस्पेक्टिव ऑफ योर लेवल ऑफ एजुकेशन जो है वहां पर आपके क्या होते हैं, क्वेश्चंस पुट अप होते हैं जिस टॉपिक के अंदर से, वो कौन सा होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। तो मैंने आपको इसके बारे में प्रीवियस वीडियो के अंदर अगर अपलोड हो गया है तो आप देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो होगा, अदरवाइज अभी हो जाएगा एक दिन के अंदर, तो आप उसके आसपास में देख लीजिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में मैंने बेसिक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से बता रखी है, और वहीं पर उसी वीडियो के अंदर, उसी लेक्चर के अंदर हमने रिलेटिव प्रोनाउन के तहत एक रिलेटिव प्रोनाउन जो हु होता है उसको हमने डिस्कस किया था, और बाकी जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन है हम उनको क्या करेंगे, बारी बारी इसी प्रकार से सेगमेंट बना के जो है डिस्कस करते हुए चलेंगे। क्यों हम इसको इतना बारीक कर रहे हैं, क्यों हम इसको इतना डेप्थ में पढ़ रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट वन है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट वन बाकी सारे ही होते हैं और सभी इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह के ऊपर, और सभी को पढ़ने के लिए उतनी ही इंटेंसिटी लगती है, बट उसके बावजूद कहीं ना कहीं पर ऐसा जरूर कहा जाता है कि जो हॉट फेवरेट जो टॉपिक्स होते हैं जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट अप करता है, ठीक है ना, वो कौन सा है प्रोनाउन की लिस्ट के अंदर आपके पास में, तो वो आता है हमारे पास में रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आज हम क्या करते हैं, इसी रिलेटिव प्रोनाउन के जो है हम किसी अदर किसी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे डीप मेथड के अंदर। आइए समझाता हूं, देखिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, तो वो टॉपिक हमारे पास में रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। मैं अगर जो फ्रेश बच्चे हैं या फिर जो फ्रेश व्यूअर है उनको बता दूं एक बार के लिए कि हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसकी सीक्वेंस चल रही है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, और प्रोनाउन के अंदर भी जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोनाउन हमारे पास में है वो कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन, उसको डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग जो 5-6 टाइप है उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वीडियोस अपलोडेड है, तो अगर आपने चेक नहीं किया प्लीज एक बार चेक जरूर करके आइए उनको, ठीक है। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, मैं एक बार जल्दी से रिवीजन करवा दूं, और क्योंकि याद रखना हमें आज बेसिकली डिस्कशन किसका करना है बेटा, तो आज हमें डिस्कशन करना है whom रिलेटिव प्रोनाउन का, है ना। हमें आज डिस्कशन में किसको शामिल रखना है, तो हमें याद रखना है whom के बारे में, कि हम whom के बारे में पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलरली इस टॉपिक के अंदर। फिर भी क्योंकि whom का जो सेगमेंट है वो कहीं ना कहीं से आपका जो है वो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था whom के बारे में उससे मिलता जुलता है, उससे जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं पर, तो मैं क्या करता हूं इस क्लास के अंदर उसको भी एक बार दोबारा जो है वो शामिल करते हुए चलता हूं। तो जिन बच्चों ने वो क्लास ले ली है, ऑलरेडी अटेंड कर ली है, या जो वीडियो देख के आ चुके हैं उनके लिए रिपीटेटिव मोड हो जाएगा, और जो फ्रेश है जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब हम लोगों ने बात की थी रिलेटिव प्रोनाउन की, सर रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, तो मैंने आपको एक डेफिनेशन उस टाइम पर समझाई थी, मैं दोबारा रिपीट करूं, और वो डेफिनेशन ये थी कि रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो विच रिलेट्स, जो क्या करते हैं सर, रिलेट करते हैं, क्या करते हैं, रिलेट करते हैं इसको एनी नाउन और एनी प्रोनाउन, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, ऐसे वर्ड मीनिंग को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं ना। और फिर मैंने क्या किया था, आपको नाउन और प्रोनाउन को थोड़ा सा स्पेसिफिकली बताते हुए कहा था कि ये जो नाउन और जो प्रोनाउन होते हैं ना, ये क्या होते हैं, तो विच इज प्रीवियसली, आप प्रीवियसली बोल सकते हैं, अदरवाइज आप इसके साथ में जा सकते हैं ऑलरेडी के साथ में जा सकते हैं, ऑलरेडी यूज्ड इन ए सेंटेंस। ये हमने जो है एक कंप्लीट डेफिनेशन देखी थी इसके रिगार्डिंग, रिलेटिव प्रोनाउन के रिगार्डिंग। एक बार चेक करो, मैंने क्या बोला कि ऐसे कोई भी वर्ड मीनिंग्स, ऐसे कोई भी वर्ड मीनिंग जो क्या करते हैं, रिलेट करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन को जो क्या हो चुकी है बेटा, देखो ध्यान से, प्रीवियसली यूज हो चुकी है किसी भी एक सेंटेंस के अंदर। और इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको एग्जांपल देते हुए बताया था कि जैसे मानो अभी का जो टाइम स्टैम्प हमारे पास में, सपोज करो अभी कितना बज रहा है, तो अभी दोपहर का 3 बज रहा है, राइट ना। तो इस टाइम के बाद में अगर आपको कोई एक बात कही जाए कि आज आपको शाम को 6 बजे एक रैंडम पर्सन को मिलना है, तो एक बार सोच के देखो, क्या आप इस मोमेंट के ऊपर उस इंसान के बारे में अपने दिमाग में कोई ओपिनियन ऑफ थिंकिंग बना सकते हैं क्या? सर इट इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, राइट ना। कि सर ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम जिस इंसान से मिले ही नहीं है, जिससे रूबरू अभी तक हुए ही नहीं है, जिसको हमने फर्स्ट टाइम तक अभी तक चेकआउट ही नहीं किया है, वर्कआउट ही नहीं किया है, देखा भी नहीं है, हम उसके बारे में क्या सोच सकते हैं, किस प्रकार से सोच सकते हैं, है ना। अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी के सामने, और ना ही किसी इंसान को हम अपने दिमाग के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर वहीं पर इसी एग्जांपल को, इसी थ्योरी को, इसी
इसी पैटर्न को अगर मैं क्या करूँ, थोड़ा सा रिवर्स कर दूँ, तो आपको ये बोलूँ कि आज सुबह आप 10 बजे, आज सुबह आप 11 बजे जिस इंसान से मिलके आए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, तो शायद मुझे लगता है आप सबके लिए क्या हो जाएगा, बहुत आसानी हो जाएगा। इसको समझना बहुत जरूरी है कि मैंने दोनों बातों के तहत आपको समझाना क्या चाहा। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि जो मैंने बात यहाँ पे आपको बोली है कि किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन को रिलेट करने वाले वर्ड में रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, बेशक होते हैं, बट ये जो नाउन और जो प्रोनाउन है ना, उनको ये वर्ड मीनिंग तभी क्या कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे बेटा, जब ये नाउन और ये जो प्रोनाउन है वो क्या हो चुके हो, एक बार सेंटेंस में यूज्ड हो चुके हो, तभी तो कर पाएंगे ना इनको रिलेट, वरना कैसे कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा, फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो नाउन और जो प्रोनाउन जो किसी एक सेंटेंस में प्रीवियसली काम आ चुके होते हैं ना, इनको हम टेक्निकल मेथड के अंदर एक नाम से जानते हैं, जिसको मैंने बताया था एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं सर? एंटीसीडेंट बोलते हैं। मैं दोबारा लिखूं इस पेन को, थोड़ा सा एंटीसीडेंट बोलते हैं, ठीक है, याद रखिए इस चीज को। तो ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, अगर आप इसके साथ जाना चाहें यू कैन गो विद दैट वन आल्सो, एंड अगर आप नहीं चाहते हैं जाना उसके साथ जाना, तो आप आराम से सिंपल में डेफिनेशन पढ़ सकते हो, उसके तहत इसको याद कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अभी तक हमने क्या समझा 5 मिनट के अंदर? अभी तक हमने सिर्फ एक सिंपल सी बात डिस्कस की है, और वो ये है कि सर ऑल द वर्ड मीनिंग्स व्हिच रिलेट्स एनी नाउन और प्रोनाउन व्हिच इज प्रीवियसली यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस ना इज व्हाट बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन। यही बात हमने समझी है। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन बनने का जो काम करते हैं ना, जो रिलेट करने का काम करते हैं किसी भी एंटीसीडेंट को जो ऑलरेडी प्रीवियसली काम में आ चुका है एक सेंटेंस के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं? तो उनमें हमारे पास में हु आ जाता है, उसमें हमारे पास में हूं हो जाता है, उसमें हमारे पास में विच आता है, फिर हम लोग इसको देखेंगे डेट को देखेंगे, उसके बाद में ऐसे बहुत सारे वर्ड मीनिंग क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं और काम कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं, स्क्रिप्ट बना सकते हैं अपनी किसके रूप में बेटा, तो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, राइट ना। अब यहां तक मैंने सारी बातें कर डिस्कस की थी, और आज भी मैंने डिस्कस की है कि नहीं की है प्रीवियस वीडियो के तहत, है ना। अब देखो, हमने जब लास्ट टाइम के अंदर पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन को, तो हमने किसके बारे में डिस्कशन किया था अच्छे से, तो हमने हु के बारे में डिस्कशन किया था, और हु के बारे में डिस्कशन करते टाइम पर हमने एक बात पढ़ी थी कि ये जो हु होता है ना, वो क्या होता है सर, किसी का भी सब्जेक्टिव केस हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो हु है ना बेटा, वो रिलेटिव प्रोनाउन जब बनता है ना, तो क्या बनता है, वहां पे उस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, ये बात हमने डिस्कस की है। और वहीं पर हमने क्या किया, फिर इस हु के रिगार्डिंग भी जो है इसकी एक हमने फॉर्मेटिंग की थी, और वो फॉर्मेटिंग क्या बोलता है, फॉर्मेटिंग ये बोलता है आपको हु के रिगार्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर कि अगर हमें क्या करना होता है, किसी भी दो सेंटेंसेस को जोड़ना होता है। समझो ध्यान से, देखो मैं अब सारा डेप्थ में वो चीज नहीं समझूंगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी हु के पढ़ चुके हैं ना, तो मैं इसका जो इंपॉर्टेंट वन है ना वो आपको सेंस करता देता हूं, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा था हु के बारे में कि सर हु तो सब्जेक्टिव केस होता है ना, इसका मतलब सब्जेक्ट के बेसिस पे काम में आएगा, सब्जेक्ट के रूप में काम में आएगा। रिलेट करो, जोड़ो इस चीज को, पर्सनल प्रोनाउन से मैंने पढ़ा रखा है ना, कि पर्सनल प्रोनाउन के अंदर क्या होता है, हमारे पास में सब्जेक्टिव केस होता है, पॉसेसिव केस होता है एंड ऑब्जेक्टिव केस होता है ना। एंड वी नो वेरी वेल दैट, क्या हम ये जानते हैं कि सर सब्जेक्टिव केस जो भी हमारे पास बनते हैं, मैं अगर रिपीट करना चाहूं आपको तो आप समझिए थोड़ा ध्यान से, आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही शी इट और दे होता है ना। ये सात पर्सनल प्रोनाउन है, मैंने आपको पढ़ा रखे हैं अच्छे से, वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप प्लीज एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, आपके माइंड में क्लियरिटी आ जाए अच्छे से, है ना। तो वो जो सब्जेक्टिव केस होते हैं वो क्या होते हैं, सब्जेक्टिव रूप में काम करते हैं, करते नहीं करते, मैंने आपको बता रखा है वहां पे, है ना, कि वर्ब से जो पहले होते हैं वो सब्जेक्टिव केस पुटअप होते हैं, और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, आते कि नहीं आते हैं। तो वहीं पर ये जो हु है ना बेटा, ये क्या बोलता है नेचर के अंदर, ये जो है ये बोलता है कि मैं नेचर से कैसा हूं, सब्जेक्टिव केस का हूं। इसका मतलब अगर सब्जेक्टिव केस का हो गया हूं तो किसके रूप में काम में आएगा, सब्जेक्टिव रूप में काम में आएगा। और अब हमने क्या किया था, कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हुए अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर यहां तक पहुंचे थे हम लोग, या इस फॉर्मेटिंग तक पहुंचे थे कि अगर हमें क्या करना होता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ना होता है विद द हेल्प ऑफ व्हिच बेटा, विद द हेल्प ऑफ हु रिलेटिव प्रोनाउन। अगर हमें क्या करना है, जोड़ना है किसी भी दो सेंटेंसेस को विद द हेल्प ऑफ हु रिलेटिव प्रोनाउन ना, तो हमें याद रखना है हमेशा कि हु के जस्ट पहले, हु के जस्ट पहले, सीधी सी बात है सर, हु के जस्ट पहले क्या मिलेगा, हमारे प्रोनाउन या प्रोनाउन मिलेगा, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, एंटीसीडेंट बोल सकता हूं। बट आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये जो नाउन या प्रोनाउन होगा ना, वो क्या होना चाहिए सर, नेम ऑफ पर्सन ही होना चाहिए। नेम ऑफ पर्सन अगर होगा ना बेटा, वही क्या करेगा, हु के साथ में रिलेट हो पाएगा। ऐसा भी नहीं खाली इतना ही क्या फॉरवर्डिंग में, है ना। तो हु के जस्ट पहले तो क्या होना चाहिए, कोई नेम ऑफ पर्सन होना चाहिए, और हु के बाद में जिसको वो रिलेट करेगा ना बेटा, वहां पे क्या हो सकती है, या तो आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, या फिर क्या आ सकती है, आपके पास कोई मेन वर्ब आ सकती है। उसके बाद में आपका सेंटेंस कैरी ऑन हो सकता है, कंप्लीट जा सकता है आगे तक। आगे बात समझ में, देखो थोड़ा ध्यान से एक बार चेक कर लो इसकी फॉर्मेटिंग को। ये जो फॉर्मेटिंग है बेटा, वो कौन से रिलेटिव प्रोनाउन की हो रही है बात यहाँ पे, तो यहाँ पर बात हो रही है सर हु रिलेटिव प्रोनाउन की। आप कहेंगे सर
पिछले 5-7 मिनट से आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिक बता रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन का एंड आप डिस्कस कर रहे हैं उनके बारे में, जबकि टॉपिक के अंदर आपने हेडलाइन लिखा है कि आज हमारे को डिस्कस इसको करना है, उनको करना है ना। तो मैं आपको बता दूं कि अगर जब हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से हु की प्रॉपर्टी समझ लेंगे ना बेटा, तो हमारे को हु की प्रॉपर्टी समझने में क्या नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, अभी बस एक मिनट आपको समझाता हूँ। पहले फिलहाल के लिए बताओ उनकी बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। मैं रिपीट करता हूँ, हु के अंदर आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है कि सर जो हु का नेचर होता है ना, वो क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर। याद रखना, हु जो है मैं रिलेटिव प्रोनाउन के बेसिस पे बात कर रहा हूँ। आप लोग इसे इतना जोर देके बोलने वाली कौन सी बात है, हाँ इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हो। तो रिलेटिव प्रोनाउन ही होता है, आपने बता रखा है अच्छे से, 2 वीडियो हो गए लगभग, हाँ। लेकिन याद रखो मैंने इंटरोगेटिव प्रोनाउन जब आपको पढ़ाया था वहां पर बताई थी एक बात की जो ये जो हु होता है ना बेटा, ये जो हु होता है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन ही बनता है। लेकिन याद रखना वो कहां बनेगा, उसके सर्कमस्टेंसेस जो होंगे वो टोटली डिफरेंट होते हैं। वो क्या बोलता है, वो वहां का जो कंडीशन है वो क्या बोलती है इंटरोगेटिव प्रोनाउन की, वो ये बोलती है कि सर कोई भी जो WH वर्ड फैमिली है वो क्या करनी चाहिए, रिटर्न के अंदर आपको क्वेश्चन जब आप पुट करते हो ना उसके रिटर्न में क्या होना चाहिए, कोई नाउन या प्रोनाउन का आंसर देना चाहिए, तभी क्या हो पाएगा, वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन पाएगा। तो फिर हमने उस बेसिस के ऊपर, उस कंडीशन की बेसिस के ऊपर, उस शर्त के आधार के ऊपर हम लोगों ने क्या किया था, हमने अपनी WH वर्ड फैमिली को जो है उसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था, 2 कैटेगरी वाइज हमने उसको करके देखा था। एंड फिर हम लोगों ने पाया था कि हमारे पास में 5 ऐसे नॉर्मली या मेजरली आप जो बोलना चाहें जो काम में आते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, वो क्या है, वो 5 ऐसे वर्ड मीनिंग है जो क्या होते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनते हैं। एक तो आपके पास में हु होता है, फिर आपके पास में whom हो गया, which हो गया, whose हो गया और लास्ट में what हो गया, है ना। तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन हमने पढ़े थे। तो याद रखना वहां पर दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी आपको कि WH वर्ड मीनिंग जो है ये 5 जो मैंने आपको डिस्कस करके बताए, ये तभी बनेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन जब ये एक फॉर्मेट, जब एक सिनेरियो क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। वो सिनेरियो क्या बताया था मैंने आपको वहां पे, तो मैंने ये बताया था कि सबसे पहले ये स्टार्टिंग में आएंगे WH वर्ड फैमिली जो 5 मैंने आपको बता रखे इंटरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर, ये सबसे पहले आएंगे। उसके बाद में सबसे एंड ऑफ द सेंटेंस क्या लगेगा, आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा, राइट ना। तो जब ये कंडीशन पूरी करते हैं, जब ये सेटिस्फाइड पूरी करते हैं अपनी कंडीशंस को, तभी जाकर ये क्या बनते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनते हैं। बट जब यही WH वर्ड फैमिली के जो कुछ मेंबर्स हैं जब ये क्या करते हैं बेटा, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं, तो यहाँ पर इनका फंक्शन टोटली डिफरेंट हो जाता है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तभी मैं ये बोल रहा हूँ कि जो WHO है ना, ये जो आप देख रहे हो ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये इस प्रकार से क्या करता है, अपनी फंक्शनिंग को अंजाम देता है। जहां पर 2 सेंटेंस आपको जब जोड़ने को कहा जाएगा ना, याद रखना यहाँ पर तो ये क्या है, फर्स्ट सेंटेंस है और यहाँ पर ये क्या है सर, सेकंड सेंटेंस है। तो जब ये फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस को आपस में जोड़ेगा ना हु रिलेटिव प्रोनाउन, तो याद रखना हु के जस्ट पहले क्या आना चाहिए बेटा, कोई भी एक नेम ऑफ पर्सन आना चाहिए, ठीक है। और हु के जस्ट बाद में क्या आना चाहिए बेटा, कोई भी या तो हेल्पिंग वर्ब आप पुट कर सकते हो या फिर क्या आ सकती है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ सकती है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हम आज यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने ऑलरेडी पहले प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है डिस्कस उनको कर लिया है, जब मैंने आपको समझाया था उनके बारे में। आज अब हम बात करते हैं उनके बारे में, है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ उनके बारे में कुछ खास बातें। तो अगर आपने इंटरोगेटिव प्रोनाउन का वीडियो देखा है तो वहां पर मैंने थोड़ा सा इसको ना टच किया था मैंने थोड़ा सा इसको स्पर्श किया था, है ना। लेकिन वहां पर मैं उतना ही बोल के रह गया था, वो एक बात आज मैं आपको उसको डीपली एक्सप्लेन करूंगा। जब मैंने आपको whom रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं आपको, तो उस टाइम पर याद रखो कि मैंने जब आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था तो एक बात बताई थी कि हु जो होता है ना बेटा, इस हु का जो ऑब्जेक्टिव केस बनता है, इस हु का जो ऑब्जेक्टिव केस बनता है ना, वो कौन सा वर्ड मीनिंग बनता है, whom बनता है, याद रखना। तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई रिगार्डिंग व्हिच बेटा, रिगार्डिंग whom रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहा मैंने कि हु का जो है ये जो whom है ना बेटा, ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। कौन होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, whom होता है। अब आपको थोड़ा सा अगर नॉलेज है या थोड़ा सा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना अच्छे से, तो जब मैं बात करूं पैसिव वॉइस की, तो आपको याद है पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी बोलते हैं हु के बारे में, जब उसको कन्वर्जन किया जाता है, जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है ना, तो हम हु को कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं किसके अंदर, बाय whom के अंदर। थोड़ा सा याद आ रहा है ना, मैं एग्जांपल देता हूं साथ में, चलो आपको हालांकि ज्यादा तो डिस्कस को वहीं पर करेंगे जब वो टॉपिक आएगा हमारे सामने, बट फिलहाल के लिए क्योंकि बात आ गई है हमारे पास में, तो वहां पर थोड़ा सा जिक्र करना लाजमी भी है उस चीज का, है ना। तो देखो जब मैं बोलता हूं कि हु पेंटेड द वॉल, हु पेंटेड द वॉल, नाउ कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। वैसे सीधी बात है, अगर मैंने बोला हु पेंटेड द वॉल, इसका मतलब क्या है, ये तो क्वेश्चनेटिव सेंटेंस हो गया। एंड एज पर आवर ग्रामेटिकल रूल्स के तहत क्या बोला जाता है कि पैसिव वॉइस जब चेंज करेंगे ना, तो हु किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बाय whom में कन्वर्ट हो जाएगा। होता कि नहीं होता है, तो फिर उसका आंसर क्या बनता है, बाय whom the wall was painted, बनता कि नहीं बनता है। अगर आपको
पास अभी नॉलेज है पैसिव वॉइस के बारे में, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छे से क्लियर है। तो बस मैं वही बात कर रहा हूँ आपको कि यहाँ पर याद रखना हु जो होता है ना उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारे पास में, हुम निकल के आता है, राइट ना, एक बात। और जब यही पर ये बात हमारे को समझ में आ गई कि सर हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, तो याद रखना ये जो हुम होता है ना बेटा, ये जो हुम रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना बेटा, वो एज ए ऑब्जेक्ट काम में आता है सेंटेंस में, एज ए ऑब्जेक्ट काम में आता है सेंटेंस में। इसीलिए मैंने कहा था कि हुम को पढ़ने के लिए हमें हु की रिक्वायरमेंट होगी। देखो अगर आप हु की प्रॉपर्टी याद करते हो ना, अगर आप हु की प्रॉपर्टी याद करते हो तो आपको हुम की प्रॉपर्टी याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ा आसान है। क्या बोलता है कि हु सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्ट बन के आएगा, हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है तो ऑब्जेक्ट की बेसिस पे आएगा या ऑब्जेक्ट की बेसिस पे आएगा, राइट ना। अब एक बार के लिए मैं क्या करता हूं, जब मैंने हु का फॉर्मेट लिखा था आपके सामने इस प्रकार से, तो मैंने ऐसे नहीं लिखा होगा उस टाइम पर भी, पहले कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे आपके पास में है ना, तभी मैंने उन एग्जांपल के निचोड़ से उसके सारांश में क्या बताया था आपको, ये पैटर्न बताया था। तो मैं क्या करता हूं फिलहाल के लिए हुम के अंदर क्या फॉर्मेट बनेगा, क्या फॉर्मेटिंग होती है, उसको क्या हमारे को याद रखना है वो मैं छोड़ता हूं, पहले एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, हम क्या करने जा रहे हैं, हुम के रिगार्डिंग जो है वो एक एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रखना हुम का जो ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं ना बेटा, हुम की जो फंक्शनिंग हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पढ़ रहे हैं, तो याद रखना उसको पढ़ रहे हैं एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, ऑलराइट। आइए मैं शुरू करता हूं चीजों को। देखिए एक सेंटेंस हमारे पास में है कि अजय आइडेंटिफाइड अ गर्ल, अजय आइडेंटिफाइड अ गर्ल, एक सेंटेंस है मेरे पास में। और दूसरा मैंने बोला कि वी फाउंड हर इन द फॉरेस्ट। एक बार एक सेंटेंस को ध्यान से देखिए थोड़ा सा, कि मैंने बोला देखो समझने के लिए एक सेंटेंस काफी है, अगर आपको समझ में आ रही है चीजें, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है ना, तो चाहे एग्जांपल मैं एक रखूं, चाहे 3 रखूं, चाहे फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जांपल्स में अनलिमिटेड रखूं, इट डजंट मैटर, रियली इट डजंट मैटर इफ योर बेसिक्स आर कंप्लीटली स्ट्रांग ना, देन इट कम्स, ठीक है ना। अदरवाइज तो मैं एक एग्जांपल दूं तो भी ना समझ में आए तो चलेगा, मैं 10 दूं तो भी ना समझ में आए तो चलेगा। तो नंबर ऑफ एग्जांपल्स पे आप डिटरमाइन मत हो जाइएगा, ये मत सोच लेना कि सर आपने खाली एक एग्जांपल दिया और उसमें से कुछ समझा दिया। अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है ना, इसका मतलब क्या है कि आप उन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं ईच एंड एवरी सिंगल एग्जांपल, ठीक है। तो समझिए ध्यान से, समझने के लिए क्या है हमारे पास में एक एग्जांपल है। मैं क्या बोलता हूं कि हम किसके फंक्शनिंग पढ़ रहे हैं, उनकी फंक्शनिंग पढ़ रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारे पास में, रिलेटिव प्रोनाउन है। प्रॉपर्टी क्या होती है उनके बारे में, इस हु जो हुम होता है वो हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस होने के कारण क्या हुआ, ये एज ए ऑब्जेक्ट हमारे पास में आया। ये बता रखा मैंने फिलहाल तो अभी तक है ना, अब इसको अप्लाई करते हैं, इसको इंप्लीमेंट करते हैं चीजों के अंदर। और समझाता हूं आपको, देखो पहला सेंटेंस हां समझो थोड़ा ध्यान से। अब सारा का सारा हम पोस्टमॉर्टम जो है वो इस सेंटेंस का करेंगे, करना शुरू करें। देखिए थोड़ा ध्यान से, अजय आइडेंटिफाइड अ गर्ल, अजय आइडेंटिफाइड अ गर्ल, फुल स्टॉप, सेकंड सेंटेंस, वी फाउंड हर इन द फॉरेस्ट, वी फाउंड हर इन द फॉरेस्ट। देखो किसी भी चीज को सोल्व करने का एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, एक वे होता है। अगर आप उस तरीके को स्किप करते हो ना, चाहे कितना भी बेसिक स्ट्रांग हो, चाहे कितना भी आसान से आसान एग्जांपल हो, यू कैन नॉट रीच अप टू योर लेवल और योर डेस्टिनेशन, व्हाटएवर यू कॉल, राइट ना। तो समझना बड़ा जरूरी है कि अजय आइडेंटिफाइड अ गर्ल, इंपॉर्टेंट वन है सेंटेंस यहां पे, या फिर वी फाउंड हर इन द फॉरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट वन है। आपको सर व्हाट डू यू मीन बाय इंपॉर्टेंट वन ना, तो मैं ये एक बात कहना चाह रहा हूं कि ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तो बात आपको समझ में आ गई ना, डेफिनेटली समझ में आती है। क्यों, क्योंकि देखो थोड़ा सा हिंदी में के साथ चलते हुए बातों को शुरू करते हैं कि अजय ने आइडेंटिफाई किया एक लड़की को, अजय ने आइडेंटिफाई किया एक लड़की को, आइडेंटिफाई मींस व्हाट, पहचान लिया। अजय ने रिकॉग्नाइज किया, पहचाना एक लड़की को। वी फाउंड हर, हमें वह मिली थी, हमें वह लड़की मिली थी इन द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर। तो जो लड़की हमें जंगल में मिली थी ना, अजय ने क्या कर दिया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया। दोनों सेंटेंस के अंदर आपको सबसे पहला स्टेप ये चेक करना है कि दोनों सेंटेंस के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशनल पार्ट ऑफ सेंटेंस कौन सा है। इट मींस जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है और जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है सेंटेंस के अंदर वो वाला सेंटेंस कौन सा है। तो देखो ध्यान से थोड़ा सा, अजय आइडेंटिफाइड अ गर्ल, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। और ये जो सेंटेंस आपके सामने नंबर 2 पर लिखा हुआ है ना बेटा, ये क्या है, इंफॉर्मेशनल पार्ट ऑफ द सेंटेंस है कि नहीं है। क्यों भाई, मेरे बोलने से नहीं होगा ना, समझना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अजय जिस लड़की को पहचानने की बात कर रहा है ना, उस लड़की के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो नीचे वाले सेंटेंस में जो है वो बेटा कैरी ऑन की जा रही है, की रही है।
राइट ना? बात समझ में आ गई अच्छे से? अब क्या करेंगे थोड़ा सा समझो चीजों को। तो हमने हु के अंदर ये पढ़ा था कि सर दो सेंटेंसेस को जब रिलेटिव प्रोनाउन हु से जोड़ते हैं ना, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर हु को पिकअप करते हैं, पुट आउट करते हैं, और हु के पहले हमने देखा कि सर नेम ऑफ पर्सन आया, और नेम ऑफ पर्सन आया तो उसके बाद में हमने क्या किया सर, हमने क्या किया, हम जो है आगे और लेके गए अपनी चीजों को, गए कि नहीं गए? तो देखो थोड़ा ध्यान से, अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर हु को यूज करता हूँ, थोड़ा समझना ध्यान से ना, अगर मैं यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करता हूँ तो आप कहोगे सर इस फॉर्मेट के थ्रू, इस फॉर्मेट के थ्रू तो अगर मैं जाऊँ तो हु के जस्ट पहले नेम ऑफ पर्सन, सर नेम ऑफ पर्सन गर्ल है ना, कोई नाम हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, फिलहाल ये नाम है ना, तो हम एंटीसिडेंट के रूप में नाम को काम में ले सकते हैं आराम से, वीडियो में बता रखा है आपको। तो अगर मैं इस पैटर्न के थ्रू जाता हूँ तो ये पैटर्न बोलता है नेम ऑफ पर्सन होना चाहिए, हु होना चाहिए, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आनी चाहिए। अगर मैं देखूं तो हु के बाद में यहाँ पर मेरे पास में क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो नहीं है ना, इसका मतलब शायद मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो अब देखना थोड़ा सा क्या होता है यहाँ पर, देखो मैं एक बार हटा रहा हूँ हु को, एक बार रखा हूँ ऐसे ही, अब देखना है थोड़ा ध्यान से। अजय आइडेंटिफाइड ए गर्ल, अजय ने एक लड़की को क्या किया, पहचाना। वी फाउंड हर, हमें वह लड़की मिली थी इन द फॉरेस्ट। अजय ने कौन सी लड़की को पहचाना बेटा, तो अजय ने सर उस लड़की को पहचाना जो लड़की हमें कहां मिली थी, जंगल में मिली थी। अब एक बात बताओ मुझे, इस सेंटेंस के अंदर जो है सेकंड वाले इंफॉर्मेशनल पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंदर बेटा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो। सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए चीजें वहीं से सुलझना शुरू होंगी हमारे पास में। तो इस सेकंड इंफॉर्मेशनल पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंदर भी तो क्या है मेरे पास में सब्जेक्ट है, फाउंड क्या है सर मेरे पास में वी2 है, और हर क्या है मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है मेरा रेस्ट ऑफ द वर्ड मीनिंग है कि नहीं है फिलहाल के लिए। तो एक बात बताओ, ये जो गर्ल है क्या ये सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है या क्या ये ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है? या तो आप ऐसे जा सकते हो या आप ऐसे जा सकते हो कि यहाँ पर वी फाउंड हर इन द फॉरेस्ट, हमने उस लड़की को जंगल में पहचाना। यहाँ पर ये जो वी है क्या यहाँ इसकी बात ऊपर वाले सेंटेंस में की जा रही है कि इस लड़की की बात जो ऊपर वाले सेंटेंस में की जा रही है? तो मुझे लगता है शायद आप दोनों ही रास्तों से एक डेस्टिनेशन पे जो है पहुंच चुके हैं। और डेस्टिनेशन क्या है? वो डेस्टिनेशन ये है कि सर ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर जो है ना वो एक लड़की की बात की जा रही है, और लड़की की जब बात की जा रही है इसका मतलब लड़की के बारे में तो कौन सा बताता है बेटा केस? आपका हर जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो बताता है, पता कि नहीं बताता है? इसका मतलब ये जो लड़की है ना ये इसके बारे में बात कर रही है, करेगी नहीं करेगी, मतलब बात कर रही है क्या? ये लड़की और ये लड़की दोनों सेम ही तो है, चेक करो एक बार के लिए। हाँ, और जब मैंने कहा जब ये लड़की और ये लड़की दोनों सेम है, मतलब यहाँ पर ये जो आपका नाउन यूज में आया है ना वो ना किसी सब्जेक्ट के लिए आया है बल्कि किसके लिए आया है? तो वो एक ऑब्जेक्ट के लिए आया है। किसके लिए आया है बेटा? ऑब्जेक्ट के लिए आया है। ये जो नाउन आया है वो समझना ध्यान से, है ना? देखो तो क्या हुआ, जैसे ही हमें पता लगा कि सर इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है एक वर्ड मीनिंग। अभी रिलेट किया था, अभी तो करवाई भी रिलेट करेंगे ना, जोड़ा थोड़ी ना है, अभी तो जोड़ा नहीं। और जैसे ही मैं क्या करूंगा, मुझे पता लगा सर मुझे तो इस दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो है वो ऑब्जेक्ट को रिलेट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को जोड़ना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट का जैसे ही नाम आया मेरे पास में, मैंने इसको पिकअप कर लिया बेटा, हूम को पिकअप कर लिया। और जैसे मैंने हूम को पिकअप किया मेरे पास क्या बना सेंटेंस, अजय आइडेंटिफाइड अ गर्ल whom we found her in the forest। ये मेरा सेंटेंस बना, राइट ना? अब देखो एक बार चेक करो, whom जो होता है वो who का ऑब्जेक्टिव केस होता है। who का ऑब्जेक्टिव केस कौन होता है? whom होता है, जो एज ए ऑब्जेक्ट हमारे पास में आता है। आप कहोगे सर एज ए ऑब्जेक्ट कहां लगा हुआ है? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है ना? तो अभी इसको एज ए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आप कहोगे सर कैसे बनाएंगे एज ए ऑब्जेक्ट? तो देखो ध्यान से, जैसे ही हमने क्या किया यहाँ पर whom को पिकअप कर लिया ना बेटा, अब हमें इस हर की क्या नहीं है, रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। आगे बात समझ में? हाँ, अब देखो यहाँ पे जो हूं है ना यही क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है, राइट ना? अगर आपको थोड़ा सा याद हो, जब मैंने हूं के बारे में एग्जांपल देते हुए समझाया था ना, तो मैंने आपको बताया था क्या कि हम जो है ना वहां पर हूं के सेकंड सेंटेंस के अंदर जब रिलेट करते हैं तो वहां पर जो सब्जेक्ट होता है उसको हम सेंसलेस बना देते हैं, वो बन जाता है ऑटोमेटिकली। हम क्या बना देते हैं, जैसे हूं जो होता है वो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है हमारे पास में। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पर अप्लाई की है बेटा, बस फर्क इतना सा है कि हूं के अंदर जो होता है वो सेकंड इंफॉर्मेशनल पार्ट के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो सेंसलेस बनता है, और हूं जब अप्लाई करते हैं हम जब क्या करते हैं हूं को एज रिलेटिव प्रोनाउन अप्लाई करते हैं ना बेटा, उस केस के अंदर क्या होता है, सेकंड इंफॉर्मेशनल पार्ट के अंदर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो क्या बन जाता है बेटा, सेंसलेस बन जाता है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अच्छे से पक्का समझ गए? जब आप ये बात समझ गए ना अच्छी तरीके से बेटा, और नहीं समझ गए ना तो प्लीज वापस से ना बैक चले जाना और वीडियो को पॉज करके और दोबारा से ना थोड़ा धीरे-धीरे इस चीज को समझना शुरू करना। मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना? देखो एग्जांपल मैंने यही रखा है फिलहाल के लिए, क्योंकि ये समझ लोगे ना तो इंप्लीमेंट करना आसान हो जाएगा चीजों को। अब हम क्या करेंगे, जब मैंने हूं पढ़ाया था तो मैंने हूं का फॉर्मेट बताया था ना, अब मैं क्या करता हूं बेटा, थोड़ा सा यहां पर हूं के रिगार्डिंग, हूं के
रिगार्डिंग जो फॉर्मेट बनता है, जो फॉर्मेटिंग हमारे को याद रखनी है ना, वो फॉर्मेट आपको बता देता हूं। ठीक है, तो याद रखना उनको हम किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पढ़ रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर पढ़ रहे हैं। तो सीधी सी बात ये क्या करेगा, दो सेंटेंसेस को ऐड करेगा सर, करेगा कि नहीं करेगा, बताया था मैंने आपको। हां अभी बताया, देखो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे वर्ड भी होते हैं जो रिलेट करते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन को, किसी एंटीसीडेंट को सेंटेंस के अंदर आए हुए, राइट ना, बताया कि नहीं बताया। तो दो सेंटेंसेस को क्या करता है बेटा, हूं रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में ऐड करता है। तो याद रखना जब कोई भी दो सेंटेंस क्या होंगे, हूं की सहायता से, हूं की हेल्प से क्या होंगे, ऐड ऑन होंगे ना, तो इसके जस्ट पहले तो क्या मिलेगा हमारे को, वही नेम ऑफ पर्सन मिलेगा, नेम ऑफ पर्सन। याद रखना, देखो ये हूं के पहले जस्ट क्या मिला हमारे को, नेम ऑफ पर्सन है कि नहीं है, नाउन। हां तो हूं के जस्ट पहले हमें मिलेगा नेम ऑफ पर्सन, और हूं के जस्ट बाद में देखो यहां पर जब मैंने हूं पढ़ाया तो क्या बोला था कि हूं के जस्ट बाद में क्या मिलेगा हमारे को, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। लेकिन याद रखना हूं के केस में, हूं के केस में हमें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, वीडू मिलेगा, लेकिन क्या नहीं मिलना चाहिए बेटा, ऑब्जेक्ट नहीं मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि हूं जैसे प्लेस हुआ यहां पे एंटीसीडेंट क्या आ गया ना बेटा, तो ये क्या बन गया, सेंसलेस बन गया। तो याद रखना हूं के बाद में हमें क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, फिर मेन वर्ब मिलेगा, उसके बाद में सेंटेंस जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, जो भी है, लेकिन मिलेगा क्या नहीं हमारे को जो है ना, याद रखना यहां पर इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं एक बात, यहां पर जो ऑब्जेक्ट होता है ना इंफॉर्मेशन पार्ट का, वो क्या बन जाएगा सर, सेंसलेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, सेंसलेस बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है ना। तो एक बार हूं के फॉर्मेट को चेक कर लीजिएगा, और एक बार हूं के पैटर्न को या इस फॉर्मेट को चेक कर लीजिएगा। लेकिन एक बात मैं आपसे फर्स्ट करूं बेटा, डायरेक्ट फॉर्मेट के ऊपर जंप मत करना, डायरेक्ट फॉर्मेट को रट्टा मत मारना, डायरेक्ट फॉर्मेट को याद मत करना, प्रॉब्लम में आ जाओगे। रट्टा मारने से काम नहीं चलता है, ठीक है ना। चीजों को समझना शुरू करना, और समझने की जरूरी है कि जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको हर एक चीज समझाने की कोशिश की है ना, कम से कम मटेरियल में और कम से कम टाइमिंग के अंदर, ठीक है ना। आपको जो टू द मार्क आपको बात बताने की कोशिश की है, हमेशा से कोशिश यही रहती है कि आपको ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके बहकाया जाए, बल्कि और कहीं भी जो है ना फोकस अगर आपका हो रहा हो, या आप चाहते हो कि सर वो कुछ डिलीवर करो, कुछ बात बताओ ना, कुछ बीच में जो है मजाक मस्ती करो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है सिनेरियो यहाँ पे, ठीक है। आपको सिर्फ ये चीज बताई जाती है, एक फोकस का या एक ऑब्जेक्ट ये रहता है हमारा कि हम क्या करें, आपको कम समय के अंदर कुछ जो है एक इंफॉर्मेशनल वीडियो जो है प्रोवाइड करवा सके, कुछ न कुछ जो है टू द मार्क आपको, अप टू द मार्क आपको जो है चीजें प्रोवाइड करवा सके। इसी वजह से क्या होता है, मैं बीच में मजाक वगैरह करता नहीं हूँ, और बीच में जो है अगर बातें वो नहीं करता हूँ, ठीक है। तो सारा फोकस कहाँ पे रहता है, अपना पढ़ाई के ऊपर रहता है, जो कि मस्ट भी है सर, ठीक है ना। देखो सबके पढ़ाने के तरीके अलग अलग होते हैं, द वे ऑफ टीचिंग सबका अलग अलग हो सकता है। तो हमारा टीचिंग ऑफ वे क्या है, वो ये है कि मैं कोशिश करता हूँ आप शुरू के 10-5 मिनट अच्छे से समझ लेंगे ना, उसके बाद आराम से आप क्या कर सकते हो, पूरे 24 घंटे जो है आराम से खेलो कूदो, जो करना है वो करो। लेकिन जब आप 10-5 मिनट पढ़ रहे हो तो उस वीडियो के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, कोई मजाक मस्ती जो है वो नहीं होना चाहिए, आपका सारा फोकस है वो अपनी पढ़ाई में होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ हमने यहाँ पर दो जो है अपने रिलेटिव प्रोनाउन कंप्लीट कर दिए हैं बेटा। एक तो हमने पढ़ा हूं के बारे में, और एक हमने डिस्कस कर दिया है आज किसके बारे में बेटा, हूं के बारे में। नेक्स्ट सेगमेंट्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने आने वाले इस रिलेटिव प्रोनाउन की सीरीज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, और ये जो सीरीज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है मेरे द्वारा पढ़ाई जो आपको जा रही है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर समझ में आ रही है, और प्लीज थोड़ा सा भी अगर आपका नॉलेज ऑफ इंप्रूवमेंट जो है वो थोड़ा सा गेन होता है, अगर इंक्रीज होता है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, थैंक यू।